अब हम कर रहे हैं पार्ट एच। इसमें क्वेश्चन नंबर 1। इस क्वेश्चन में हमको दो प्रोग्रेसिव वेव्स की इक्वेशन दी गई है और दो ट्यूनिंग फोर्क के हमें वाइब्रेशंस दिए हुए हैं और यहाँ से हमें बताना है कि क्या होगा ऑप्शंस पढ़ के। तो जैसे फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमें ओमेगा पता लग रहा है कि 500 पाई है, तो वहाँ से हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे 250 हर्ट्स आएगी। ओमेगा को 500 पाई लिख के उसको फिर 2 पाई एफ से इक्वेट करके ऐसे ही दूसरे वाले का ओमेगा उठाएंगे, वहाँ से उसकी फ्रीक्वेंसी निकालेंगे और जो डिफरेंस आएगा वो 3 बीट्स का आएगा। मतलब फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस 3 आएगा, यानी बीट्स जो है वो 3 होंगी, 6 नहीं होंगी। तो ए और बी ऑप्शन हमारे बचते हैं। अब हमें मैक्सिमा और मिनिमा की इंटेंसिटी का रेशो निकालना है। तो जैसे हमें पता है बीट्स में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते रहते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस पे मैक्सिमम इंटेंसिटी और डिस्ट्रक्टिव पे मिनिमम आएगी। तो उनकी रेशो जो होता है, एम्पलीट्यूड ऐड होके रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा, एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होके मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा और फिर उसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा रेशो के लिए। तो एम्पलीट्यूड जो है वो 4 और 2 है, तो ऐड करके 6 और सब्ट्रैक्ट करके 2 और फिर 3 आएगा डिवाइड करके, उसका स्क्वायर 9 हमारा रेशो आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दो वायर्स हैं हमारे पास और इसमें बहुत सारे हमें रेशियोज दिए हुए हैं और हमें बीट फ्रीक्वेंसी बतानी है और हायर फ्रीक्वेंसी बोला है कि 360 है। तो जैसे म्यू से शुरुआत करते हैं। म्यू यानी मास पर यूनिट लेंथ जो है वो मास बाय लेंथ लिखा जा सकता है वायर के लिए। और क्योंकि जो वायर है वो एक सिलेंडर है, तो उसका मास लिखा जा सकता है उसका डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और वॉल्यूम को हम पाई आर स्क्वायर यानी पाई डी स्क्वायर बाई 4 लिख लेंगे। एरिया को और इनटू लेंथ कर देंगे, ये उसकी वॉल्यूम आ जाएगी। फिर नीचे डिवाइड बाई लेंथ, तो एल एल कट जाएगा और हमारा म्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो डी स्क्वायर आ जाएगा। पाई बाई 4 कांस्टेंट है। इस म्यू की हमें ज़रूरत पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी के फॉर्मूला लिखेंगे एक सोनोमीटर के लिए, यानी स्ट्रिंग वाला केस लेके 1/12 इंटू सी। सी को लिख देंगे रूट टी बाई म्यू। और यहाँ से प्रोपोर्शनैलिटी जब देखेंगे तो यहाँ पर एक लेंथ आएगा, टेंशन आएगा और म्यू की प्रोपोर्शनैलिटी रो डी स्क्वायर लिख दिया हमने। इसमें डी स्क्वायर को बाहर लेकर हमने रूट के बाहर लेके डी लिख दिया और अंदर टी बाई रो। ये फाइनली फ्रीक्वेंसी की प्रोपोर्शनैलिटी आ गई। तो ये बन जाएगा। अब मैं यहाँ से रेशो लिखूंगा तो फ्रीक्वेंसी में 1/2 करेंगे, तो टेंशन के लिए रूट T1/T2 आएगा। टेंशन का रेशो दिया हुआ है 8:1। फिर लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ हमारा यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, तो लेंथ में ये L2/L1 आएगा, तो हमने इसको उल्टा करके लिखा। फिर डायामीटर में भी ये डिनोमिनेटर में है, तो D2/D1 आएगा, तो डायामीटर वाला भी हमने उल्टा करके लिखा 1:4। और जो डेंसिटी है वो भी डिनोमिनेटर में है, तो उसमें भी रो 2/रो 1 लिखा हमने रूट के अंदर, तो डेंसिटी वाला भी हमने 2:1 यानी उल्टा करके लिखा। और इसको सॉल्व करके हमारा ये आंसर आता है। इसका मतलब इसमें हायर फ्रीक्वेंसी यानी जो 36 लिखा है वो वाली फ्रीक्वेंसी अगर 360 हर्ट्स है, तो जो लोअर फ्रीक्वेंसी है वो 350 हर्ट्स है और जो बीट्स हैं वो 10 आ जाएंगी, इनका डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें बीट्स प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ टू साउंड वेव्स, उनके एम्पलीट्यूड दिए हुए हैं और हमें मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी का रेशो निकालना है। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फॉर्मूला लिखा
वही सेम फॉर्मूला वापस से लगाया, एम्पलीट्यूड्स को ऐड करके 8 और सब्ट्रैक्ट करके 2 आएगा, डिवाइड करके 4 आएगा और उसका स्क्वायर 16 हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें दो वेव हैं, उनके वेवलेंथ्स दिए हुए हैं और उनके आपस में बीट्स दी गई है, यानी फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस दिया हुआ है और वेलोसिटी ऑफ साउंड बताना है। तो जैसे हमें पता है फ्रीक्वेंसी होता है c बाई लैम्डा, तो हमने लिखा c बाई छोटा वाला लैम्डा जिससे बड़ी वाली फ्रीक्वेंसी आएगी, उसको पहले लिखा। फिर c बाई बड़ा वाला लैम्डा जिससे छोटी फ्रीक्वेंसी आएगी, और फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस 12 होना चाहिए क्योंकि बीट्स दी हुई हैं। फिर इसमें c हमने कॉमन ले लिया, तो ये 1/0.5 माइनस 1/0.5 1 बचेगा, और उसको हम सॉल्व करके ऐसे लिख पाएंगे इज इक्वल टू 12। फिर ऊपर ये सब्ट्रैक्ट करके 0.01 आएगा, उसमें हमने 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो इवेंचुअली ऐसे बन जाएगा और ये पूरा सॉल्व करके हमारा 306 आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 में एक ट्यूनिंग फॉर्क है और वो 4 बीट्स दे रहा है हमको 50 सेंटीमीटर की लेंथ के वायर के साथ, और लेंथ अब हमने अगर छोटी कर दी 1 सेंटीमीटर से, तो अब नंबर ऑफ बीट्स फिर से सेम है। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जैसे हमें पता है जो फ्रीक्वेंसी होती है वायर की वो प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लेंथ है। मतलब लेंथ अगर हम जैसे शॉर्टन लिखा है लेंथ को, तो लेंथ अगर हम कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होएगी, यानी वायर की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि अगर 4 की फ्रीक्वेंसी एफ नॉट है, इसका मतलब वायर की फ्रीक्वेंसी पहले इनिशियल सिचुएशन में उससे 4 कम है, तो इनका डिफरेंस जो है वो 4 है, तभी बीट्स 4 आ रही हैं। और अब वायर की फ्रीक्वेंसी हमने बढ़ाई है लेंथ कम करके, तो वो हमने 4 और 4 टोटल 8 से बढ़ाई होगी, ताकि वायर की अब जो नई फ्रीक्वेंसी है उसका भी डिफरेंस 4 का ही रह जाए ट्यूनिंग फोर्क के साथ। ट्यूनिंग फोर्क से अभी भी जो डिफरेंस है वो 4 है, इंक्रीज होने के बाद भी, तो वो ऐसे रहा होगा, तभी बीट्स अभी भी 4 है। तो यही सेम सिचुएशन जो मैंने डायग्राम में बताई, इसको अगर हम इक्वेशन में लिखें, तो देखो पहले केस में फोक वायर यहाँ है, वायर यहाँ है, यानी फोक की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फोक माइनस वायर की फ्रीक्वेंसी हमने लिखी c/12 करके, लेंथ दी गई है 50 सेंटीमीटर, वो 0.5 हो जाएगी, 0.5 मीटर, और उनका डिफरेंस 4 बीट्स दिया हुआ है। सेकेंड केस में वायर की ज़्यादा है, तो हमने वायर की लिखी c/2l, और लेंथ जो है वो 50 सेंटीमीटर में से 1 सेंटीमीटर कम कर दिया, यानी 49 सेंटीमीटर है, यानी 0.49 माइनस 5 नॉट। इस बार वायर की ज़्यादा ली है फ्रीक्वेंसी, और वायर में से ट्यूनिंग फोर्क की हमने सब्ट्रैक्ट करी है, और फिर से डिफरेंस 4 है। अब इसमें हमने क्या किया है, देखो ये 2 इंटू 0.5 तो 1 हो जाएगा, तो हमने सेकेंड इक्वेशन जो है इसमें 0.98 से मल्टीप्लाई किया है, ताकि ये 0.98 कट जाए और यहाँ पे भी बस c आ जाए, और फिर मैंने उनको ऐड कर दिया है। तो ये ऐड करके रादर है ना, हमें एफ नॉट निकालना है। हाँ, तो हमने ऐड कर दिया है ये, और अच्छा, हाँ, जो सेकंड इक्वेशन है उसको 0.98 से हमने लाइक मल्टीप्लाई किया, तो हम वी गेट c 0.98 कट के यहाँ पर हमें 0.98 एफ नॉट मिल जाएगा, और यहाँ 4 इंटू 0.98 करके 3.9892 मिलेगा। और अब हमने ऐड कर दिया फर्स्ट और इस इक्वेशन को, तो यहाँ से c और c तो कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाली चीज़ जैसे 1 है तो वो माइनस सी लिखा है, और ये प्लस सी है, ये कैंसिल हो जाएगा, और हमें एफ नॉट माइनस 0.98 एफ नॉट यानी ये मिलेगा, इधर ये मिलेगा, और हमारा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा।
ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क ए एंड बी। ए की जो है 3% ज़्यादा है और बी की 2% कम है सी के कंपैरिजन में। तो सी को इसमें रेफरेंस बनाया है, तो हमने पहले सी की एफ नॉट लिखी और उसके रेस्पेक्ट में 3% ज़्यादा है ए की, यानी 1.03 एफ नॉट है, और बी की जो है वो 2% कम है, तो 0.98 एफ नॉट है। अब हमें इसमें बोला गया है कि ए और बी आपस में जब एक साथ करें तो उन्होंने 5 बीट्स प्रोड्यूस करेगा, यानी ए और बी का जो डिफरेंस है वो 5 का है। तो हम क्या करेंगे, ए का और बी का डिफरेंस लेंगे और वो 5 बीट्स आना चाहिए। अब ए की फ्रीक्वेंसी हमने ये ली है, बी की हमने ये ली है, तो उनको डिफरेंस लेंगे और वो ये आएगा विच इज़ 5, और एफ नॉट की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके 100 हर्ट्स आ जाएगी, और एफ नॉट ही सी की फ्रीक्वेंसी थी और हमें निकालनी ए की है। तो ए की फ्रीक्वेंसी जैसे हमें पता है 1.03 एफ नॉट है, तो मल्टीप्लाई करके 103 हर्ट्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें फ्रीक्वेंसीज जो हैं दो सोर्सेज की दी गई हैं, तो वहाँ से हमने पीट की फ्रीक्वेंसी निकाल ली और पीट का टाइम पीरियड भी निकाल लिया 1/फ्रीक्वेंसी करके। T इज इक्वल टू 0 पर इंटेंसिटी मैक्सिमम है, तो फेज डिफरेंस बताना है एक सर्टेन टाइम के बाद। देखो इसको जैसे एक टाइम पीरियड हमें पता है, एक टाइम पीरियड का मतलब होता है एक साइकिल कंप्लीट होना, तो इन वन टाइम पीरियड फेज चेंजेस बाय 2 पाई। ऐसे ही इन 1 सेकेंड फेज विल चेंज बाय 2 पाई/t, एंड इन दिस मच टाइम फेज विल चेंज बाय ये 2 पाई/t, t की वैल्यू डाली इनटू स्मॉल t। बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा के हमने ये सॉल्व करा है, ऐसे इसको कर सकते हैं। इसको और डिटेल में देखें तो बीट्स में क्या होता है, देखो जैसे हमें पता है कि लाइक एम्पलीट्यूड टाइम के साथ वेरी करता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस होते रहते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर दोनों वेव में ऑब्वियसली कंस्ट्रक्टिव इंटरफ्रेंस हुआ है, तभी मैक्सिमम इंटेंसिटी या मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आया है, तो यहाँ फेज डिफरेंस ज़ीरो रहा होगा। और यहाँ पर वो डिस्ट्रक्टिव हुआ है, तभी एक दूसरे को लाइक अपोज करके मिनिमम आ रहा है, और यहाँ पर वो वापस से कंस्ट्रक्टिव होएगा, यानी यहाँ पर हमारा फेज डिफरेंस 2 पाई होना चाहिए, और यही यहाँ से यहाँ तक का एक साइकिल होता है, इसी का टाइम t है, तभी हमने लिखा है t टाइम में 2 पाई फेज डिफरेंस। और ये टाइम पीरियड हमें दिया भी है, जैसे अगर यहाँ t इज इक्वल टू 0 है, यहाँ t इज इक्वल टू 1/4 है। इसके बीचों बीच जहाँ डिस्ट्रक्टिव हो रहा है, इसका मतलब वहाँ टाइम 1/8 होना चाहिए, और वहाँ का फेज डिफरेंस पाई होना चाहिए, क्योंकि वहाँ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो इस लॉजिक से भी हम थोड़ा इमेजिन करके इसको कर सकते हैं कि देखो 1/8 पर ये पाई है, अब ये इसका भी आधा टाइम पर हमसे पूछा गया है समवेयर ओवर हियर, तो वो पाई/2 इसलिए आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें वेवलेंथ ऑफ टू वेव दी गई है हमको, टेम्परेचर रूम का इतना है और बीट्स हमें बतानी है, और स्पीड ऑफ साउंड 0 डिग्री पर दिया गया है। जैसे हमें पता है स्पीड ऑफ साउंड होता है प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर, तो 20 डिग्री का और 0 डिग्री का जो रेशो है वो रूट ऑफ, हमने 20 डिग्री को केल्विन में लिखा, 0 डिग्री को केल्विन में लिखा। 0 डिग्री का हमें दिया गया है जो स्पीड है, तो C0 की वैल्यू दी गई है, वो उधर जाएगा और वहाँ से सॉल्व करके C20 हम निकाल लेंगे। फिर हमें निकालनी है बीट्स। बीट्स होता है फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस, और फ्रीक्वेंसी जो है हम C/λ से लिख सकते हैं। तो हमने लिखा C, ये 20 डिग्री वाला C है,
इसी को हमें यूज़ करना है क्योंकि रूम टेम्परेचर पर हो रहा है ये सब। 20 डिग्री वाला सी है ये, डिवाइड बाई छोटा वेवलेंथ ताकि बड़ा फ्रीक्वेंसी पहले आए, फिर माइनस लगा के सेम सी बटा बड़ा वेवलेंथ ताकि छोटा फ्रीक्वेंसी आए। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सी कॉमन आएगा, अंदर ये टर्म बनेगी और सी ऊपर आएगा 0.01, नीचे आएगा 0.5 इंटू 0.51। हमने फिर वही 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके इसको ऐसे लिख लिया, सी की वैल्यू डाली, डिवाइड करके हमारा आंसर आ जाता है अराउंड 13.5। Question number 9. The beats are produced by two sound sources of same amplitude and nearly equal frequencies. The maximum intensity of beats will be. देखो इसमें क्या है कि अगर इक्वल एम्पलीट्यूड लें तो जैसे ओरिजिनल का मान लो एम्पलीट्यूड ए नॉट है और इंटेंसिटी आई नॉट है, तो जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा वो 2 ए नॉट आएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ऐड हो जाता है। और अगर दोनों ही एम्पलीट्यूड हम सेम ले लें, ए नॉट तो 2 ए नॉट आएगा। अब इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर होती है, तो एम्पलीट्यूड डबल होने से इंटेंसिटी 4 टाइम्स आ जाएगी, किसी भी एक की 4 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें दिया है कि एयर कॉलम ट्यूनिंग फोक के साथ 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है। ट्यूनिंग फोक का जो नॉट है यानी जो फ्रीक्वेंसी है वो नीचे है, वो लोअर है। टेम्परेचर एयर का 15 डिग्री है और जब टेम्परेचर 10 डिग्री है तो जो बीट्स हो रही है वो 3 हो रही है। अब हमें फोक की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो फोक की फ्रीक्वेंसी लोअर वाली दी है, तो मान लेते हैं यहाँ पर कहीं फोक की फ्रीक्वेंसी है 15 डिग्री पर, जो डिफरेंस है वो 4 का है, और जब 10 डिग्री करेंगे, टेम्परेचर कम करेंगे हम, तो फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो है वो प्रोपोर्शनल टू सी होती है और सी प्रोपोर्शनल टू रूट टी होता है। तो टेम्परेचर कम करने से फ्रीक्वेंसी कम होएगी, और अब जो इनमें डिफरेंस बचा है वो बस 3 का बचा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इसका मतलब वो 1 हर्ट्ज से कम हुई है। तो इसी को यूज़ करेंगे हम। फ्रीक्वेंसी जो कम हुई है वो जस्ट 1 हर्ट्ज से हुई है, क्योंकि पहले 4 का डिफरेंस था और अब 3 का डिफरेंस है। अब इसमें हम एक स्मार्ट तरीका लगाएंगे, क्योंकि जो चेंजेस हैं वो स्मॉल हैं, तो हम एरर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। हमारी प्रोपोर्शनैलिटी फ्रीक्वेंसी की टेम्परेचर के साथ आ गई है, एफ प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टेम्परेचर। तो हम एरर फॉर्मूला लगाएंगे, यानी एफ की जो एरर है डेल्टा एफ बाई एफ शुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा टी बाई टी, क्योंकि टेम्परेचर की पावर हाफ है। अब इसमें जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको हमने एफ नॉट प्लस 4 लिया है, क्योंकि एफ नॉट तो ट्यूनिंग फोक की है, और यहाँ पर हम ये जो लिख रहे हैं ये पाइप के लिए लिख रहे हैं, तो पाइप की 15 पर जो है ओरिजिनल वाली जो वैल्यू है वो 4 ज़्यादा है एफ नॉट से। फिर यहाँ पर डेल्टा एफ यानी जो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हुई है वो 1 हर्ट्ज से हुई है, ओरिजिनल एफ नॉट प्लस 4, यहाँ पे हाफ, टेम्परेचर चेंज हुआ है 5 डिग्री से, और ओरिजिनल टेम्परेचर हम 15 डिग्री को केल्विन में कन्वर्ट करके लिखेंगे। इसको सॉल्व करके अराउंड हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हमें एग्जैक्ट करना है फिर हमें एरर फॉर्मूला नहीं लगाना है और प्रॉपर 2 इक्वेशन लिख के डिवाइड करके हम कर सकते हैं। पर जैसे अगर ऑप्शंस दूर है तो ये एरर फॉर्मूला काफ़ी काम में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, दो अ, हमको वाइब्रेशंस दिए गए हैं और इसमें फिर हमें बताना है। तो जैसे पहले की फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज आएगी,
क्योंकि 400 पाई इसका ओमेगा है, वहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। दूसरे की 202 हर्ट्स आएगी इसी तरह से, और जो डिफरेंस है वो 2 बीट्स का आएगा। ये बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा है। तो ए और बी ऑप्शन हमारे सिलेक्ट हो गए। फिर हमें मैक्सिमम और मिनिमम का इंटेंसिटी का रेशो निकालना है। उसके लिए ये फॉर्मूला होता है, एम्पलीट्यूड एक का 4 और दूसरे का 3 है, ऐड करके 7 आएगा, सब्ट्रैक्ट करके 1 आएगा, फिर उसको स्क्वायर करके 49 जो है वो रेशो आएगा, यानी ऑप्शन बी।